हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 91। फिजिक्स में लास्ट क्लास में हमने देख चुके थे, कैलोरीमेट्री के बारे में पढ़ चुके थे। आज उसी कैलोरीमेट्री में कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है अपना कि हमें दे रखा है कुछ -10 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ दे रखी है और फिर ये बोला हुआ है कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस भाप में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल प्रेशर वाली कंडीशन है, तो यही है कि 0 डिग्री सेल्सियस इसका जो है वो बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट है, और 100 डिग्री सेल्सियस इसका 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो -10 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है, उसको हमें 100 डिग्री सेल्सियस भाप तक कन्वर्ट करना है। बता रखा है, मात्रा जो बता रखी है वो है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम बर्फ को इस वाले फेज से इस वाले फेज तक भेजने में कितनी ऊष्मा चाहिए वो बताना है। आवश्यक ऊष्मा हमें याद करनी। तो देखो, इसमें हम सीधा ये नहीं करेंगे कि Q बराबर mS डेल्टा टी की वैल्यू 110, m दे रखा है, S क्या, बर्फ की पानी या वेपर, तो इसलिए डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते। बीच में फेज चेंज भी हो रहा है, एक नहीं 2 फेज चेंज हो रहे हैं। तो जो 2 अवस्था में परिवर्तन हो रहा है वो अवस्था में परिवर्तन भी लेना है, फिर हर एक अवस्था में टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो भी लेना है। तो इसलिए हम एक स्टेप में ना करके इसको अलग अलग स्टेप में करेंगे। तो पहली स्टेप जो होगी, यहाँ पे स्टेप भी लिख रहा हूं, -10 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ है 100 ग्राम, इसको ऊष्मा दी जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में 100 ग्राम। इसमें अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, केवल तापमान बढ़ा है। तो एक बार में एक ही लेना, या तो अवस्था परिवर्तन या तापमान में परिवर्तन। अब यहां पे अवस्था परिवर्तन करवा दें, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ को और ऊष्मा दी तो फिर ये बर्फ में पानी में कन्वर्ट होने लगेगा, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रखना है इसको। ये अवस्था आएगी, इसको ऊष्मा देना चालू किया, पिघलेगी बाद में, पहले तापमान बढ़ेगा 0 तक तापमान बढ़ने के बाद फिर जैसे ही तापमान 0 हो गया उसके बाद पिघलना चालू होगी, पानी में बदल गई। जब तक अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ तब तक तापमान में वृद्धि नहीं लेंगे। ऐसा भी नहीं कि जो बर्फ पानी में बदल गई उसका तापमान बढ़ा दिया, नहीं, पूरे का ही 0 लेना है, क्योंकि है तो उसी के अंदर ही ना, अभी भी उसी के अंदर है। तो जैसे ही तापमान में अंतर अगर तुम लोगे तो वो ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, वो 0 ही बना रहेगा। पानी का मान लो तुमने तापमान बढ़ा के बोल दिया कि 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन पास में बर्फ भी तो पड़ी है उसके अंदर 0 पे, तो ऊष्मा इसको देगा वो। इसलिए यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस ही लेंगे, तापमान में वृद्धि कहीं नहीं लेनी है अवस्था परिवर्तन के दौरान। फिर इसके बाद फिर इसको ऊष्मा देना चालू किया, तो 0 डिग्री सेल्सियस पानी को ऊष्मा देंगे तो पानी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसका पहले। तो टेम्परेचर कहां तक बढ़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। वेपराइज हो रहा है बीच में, वो ऐसी ही कोई कंडीशन नहीं मान रहे कि वेपरेट साथ साथ होता जा रहा है, तो वो नहीं। तो यहां पर यही बोल रहे हैं कि यहां पर जैसे जैसे ऊष्मा देते गए 100 डिग्री सेल्सियस तक केवल तापमान बढ़ा है, अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर इसके बाद अब हीट दिया, और अब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को हीट देंगे तो 101 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर नहीं होता, 101 पे तो वाष्प में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प 100 ग्राम। तो इस तरह से 1 2 3 4 स्टेप में ये यहां तक पहुंचेगा। इस वाली स्थिति से इस वाली स्थिति तक पहुंचने में 4 स्टेप लगेंगे। अब इस वाली स्टेप में ऊष्मा Q1 बोल दो, Q2, Q3, Q4, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं इनको। Q1 कितना ऊष्मा देनी पड़ेगी इसको, यहां से यहां तक तापमान बढ़ाने में कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, तापमान बढ़ा रहे थे, Q बराबर mS डेल्टा टी। m कितना है, 100 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट बर्फ की कितनी होती है, वो 1/2 होती है। इकाई क्या, कैलोरी। स्पेसिफिक हीट बर्फ की जो होती है वो होती है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। पानी के लिए होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस।
वाष्प के लिए नहीं बात करते क्योंकि अलग अलग कंडीशन होगी, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग। फिर वो मोलर विशेष ऊष्मा की हम बात करने लग जाएंगे, अलग अलग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो m ये ग्राम में लिखा है, ये जो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में लिखा है, तो टेम्परेचर में चेंज डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे, 10 का टेम्परेचर में चेंज हुआ, वैल्यू जो बताएगा वो कैलोरी में बताएगा। ठीक है, तो ये 2 से 5, 500 कैलोरी चाहिए इसको यहां से यहां पहुंचने, तापमान 0 डिग्री तक बढ़ाने। फिर अगली स्टेप Q2 कि बर्फ से पानी में बदल रहा है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है इसका, तो Q बराबर ml बोलेंगे फिर इसमें। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठोस से द्रव में बदल रहा है। अब पानी के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू थी 80 कैलोरी पर ग्राम, वेपराइजेशन की वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये वैल्यू अपन को काम में लेनी है, तो ml लिखें, m कितना है 100, l कितना है 80, इकाई क्या आएगी कैलोरी में, तो ये आएगा 8000 कैलोरी। ठीक, अगली स्टेप Q3 में क्या हुआ है, पानी से पानी रहा है, अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। तापमान बढ़ता है तो फॉर्मूला लेते हैं ms डेल्टा टी, m 100 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट पानी की 1 होती है, ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस में। तापमान में वृद्धि 0 से 100 में 100 की कर दी, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां पर 10,000 कैलोरी। तो 10,000 कैलोरी इसके अंदर लग गई। Q3 के बाद अगला है Q4। Q4 में क्या हो रहा है, 100 का 100 डिग्री सेल्सियस से तापमान नियत है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो Q बराबर ml, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि पानी से वाष्प में बदल रहा है। मास तो वही 100 ग्राम है, वेपराइजेशन की लेटेंट हीट है 540, कितना आ गया 54,000 कैलोरी। लेकिन हमें तो पूरे में पूछा है, यहां से यहां पहुंचने में तो सबको जोड़ दो, कुल ऊष्मा की वैल्यू जो आ जाएगी Q, वो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, जोड़ दो इनको, 500, 100 के अंदर तो यही है बस, फिर 1000 में 8 और 4 12। अब 10,000 की रेंज में कौन कौन है, 1 2 और 5 7 आएगा ना ये। तो यहां पर कुल ऊष्मा जो चाहिए वो चाहिए 72,500 कैलोरी। अगर जूल में बदलना हो इसको तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जूल में आंसर आ जाएगा। तो इतनी ऊष्मा देने पर बर्फ जो है -10 डिग्री सेल्सियस पे जो थी वो 100 डिग्री भाप में कन्वर्ट हो जाएगी, 100 ग्राम बर्फ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने की थी इसमें कि अवस्था परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन एक साथ नहीं लेना है, तापमान में परिवर्तन अलग लो, अवस्था परिवर्तन अलग लो, दोनों में अलग अलग ऊष्माएं कैलकुलेट करो। अब जैसे किसी पानी को ही ले लेते हैं, बर्फ में था, बर्फ था पहले, ये वाला क्वेश्चन जो था उसी की जैसे, और फिर उसको अगर हम ऊष्मा दें, नियत दर से ऊष्मा देना चालू कर दें, तो उस वाली स्थिति में तापमान में वृद्धि और ऊष्मा के बीच में ग्राफ अगर देखें, अवस्था का और टेम्परेचर का ग्राफ देख रहे हैं, तो एक तरफ तो ले रहे हैं टेम्परेचर, एक तरफ ऊष्मा ले लो, या अगर नियत दर से दे रहे हैं तो समय बोल सकते हैं। इधर तो तापमान डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं, इधर ऊष्मा ले रहे हैं कैलोरी में, लेकिन वैल्यू अभी हमें ले ली। तो जैसे किसी का टेम्परेचर शुरुआत में नेगेटिव है, मान लो -10 डिग्री सेल्सियस था, अभी वाला जो क्वेश्चन था, फिर हमने ऊष्मा देना चालू किया इसको, ऊष्मा की वैल्यू 0 है तो कुछ नहीं, ऊष्मा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जब 500 दे दी थी, जितनी भी ऊष्मा देते जाएंगे उसके साथ साथ तापमान रेखीय रूप से बढ़ता जाएगा, ये अवस्था रहेगी।
ऊष्मा दो, तापमान इसका बढ़ता जाएगा, जितनी ऊष्मा उतना ही तापमान, क्योंकि रिलेशन था Q बराबर ms डेल्टा T। ठीक, फिर उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे आया, फिर ऊष्मा देना चालू किया, तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही अवस्था परिवर्तन हुआ, ऊष्मा और देते गए इसको, जब तक फेज चेंज नहीं होगा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ा। फिर इसके बाद जैसे ही ये कन्वर्ट हो गया पानी में, फिर इसका टेम्परेचर फिर बढ़ना चालू हुआ। ठीक है, फिर किसी पॉइंट पर आया, 100 डिग्री सेल्सियस था पानी के लिए। फिर इसके बाद फिर अगर ऊष्मा देते जा रहे, टेम्परेचर नहीं बदल रहा था, अवस्था परिवर्तित हो रही थी। ठीक है, तो इतनी ऊष्मा तक केवल अवस्था परिवर्तित हुई, वेपर में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद फिर और ऊष्मा देंगे तो वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा, वो किसी भी तरह से बढ़ सकता है, आगे का ग्राफ कैसा भी हो सकता है। अब इसमें ये वाली अवस्था ठोस, ये वाली अवस्था द्रव, ये गैस अवस्था है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, ये था क्वथनांक, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह से था। और यहां पे स्लोप अगर देखें तो Q बराबर ms डेल्टा T, तो Q बाई डेल्टा T देखेंगे तो स्लोप क्या होगा ms, तो यहां पे जो इसका स्लोप है वो हम बोल सकते हैं ms के बराबर है। ms क्या था, विशिष्ट ऊष्मा, सॉरी ऊष्माधारिता, तो जो इनका स्लोप है, ढाल है, वो ढाल बताएगा ऊष्मा धारिता। तो स्लोप dQ बाई dt वो ms है यहां पर। ठीक है, तो अगर हमें ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ के बेसिस पे हम उसका गलनांक, क्वथनांक, कितनी ऊष्मा चाहिए मेल्ट होने के लिए या कितनी ऊष्मा चाहिए भाप में कन्वर्ट होने के लिए, वो यहां से हम देख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स ग्राफ की सहायता से हम बता पाएंगे। तो ये इसका ग्राफ होगा ऊष्मा का टेम्परेचर के साथ साथ। अगर नियत दर से दे रहे हैं तो ये समय भी बोला हुआ होगा, बोल रखा है कि 10 जूल प्रति सेकंड ऊष्मा दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे समय पे ग्राफ बोला हुआ हो सकता है, क्योंकि जितना समय होगा उतनी ऊष्मा मिलेगी, या फिर ऊष्मा में दे रखा होगा। ठीक है, इस ग्राफ पे अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक पदार्थ के लिए यही हमें ग्राफ दे रखा है, कुछ टेम्परेचर लिखे हुए हैं, पानी नहीं है, कोई और पदार्थ है। यहाँ पे तो है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पे ऊष्मा है हीट कैलोरी में, और फिर इसका ग्राफ हमें बता रखा है। ये टेम्परेचर जो है ये दे रखा है इसका -20, ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 90 डिग्री सेल्सियस, ये है कुछ 200 कैलोरी, ये 1000 कैलोरी, एक मिनट, किलो कैलोरी कर लो इसको, और ये है 2 किलो कैलोरी, ये है 10, ये है 14, 24,
इस तरह से ये ग्राफ हमें बता रखा है। अब इसमें बता रखा है कि पदार्थ की जो मात्रा है वो कुछ 100 ग्राम है। 100 ग्राम ठीक रहेगा या कुछ और ले लें? दस ग्राम पदार्थ की मात्रा 10 ग्राम है। तो इसमें हमें बताना है पहला इसका गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, ठोस अवस्था में विशिष्ट ऊष्मा, द्रव अवस्था में विशिष्ट ऊष्मा, LV, LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये चीजें इस ग्राफ की सहायता से हमें इसमें बतानी है कि ये चीजें क्या क्या है इसमें। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर दो जगह फेज चेंज हो रहा है, दो जगह फेज चेंज हो रहा है। तो शुरुआत में ये ठोस ही रहा होगा फिर, और ये द्रव हुआ होगा, फिर ये गैस में बदला होगा। दो जगह फेज चेंज हो रहा है, तो दो जगह फेज चेंज होगा, ठोस से द्रव, फिर द्रव से गैस। अब ये वाली अवस्था फिर ठोस वाली आ गई। तो पहला जो हिस्सा है इससे देखें, इसको Q1 बोल रहा हूं, यहां से यहां तक की हीट, इसको Q2 ले लेंगे, Q3, Q4। अब जो Q1 है उसके हिसाब से यहां पे ठोस -20 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, तो Q बराबर ms डेल्टा T हुआ। और Q की वैल्यू कितनी है? 2 किलो कैलोरी। मास कितना है? 10 ग्राम। विशिष्ट ऊष्मा बतानी है। तापमान बढ़ गया -20 से 10, 30। 2 0 कैंसिल करो, तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा आ गई 20/3 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कौन सी अवस्था में? ठोस। ये आ गया। गलनांक क्वथनांक पहले पूछा था, गलनांक तो कितना हो गया? ये हो गया, ये ठोस से द्रव में बदला, और ये हो गया इसका क्वथनांक। तो गलनांक तो कितना? 10, क्वथनांक कितना? 90। ये आ गया तीसरा पार्ट। चौथे पार्ट के लिए विशिष्ट ऊष्मा चाहिए द्रव अवस्था में, यहां से यहां ले लो, Q3। Q3 बराबर वही अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा, तापमान में परिवर्तन हो रहा है। तो Q3 की वैल्यू है 10 से 14, 4000 कैलोरी, किलो कैलोरी में, बराबर M10 विशिष्ट ऊष्मा चाहिए द्रव अवस्था में। डेल्टा टी तापमान में वृद्धि हुई है 10 से 90, 80 की। 2 0 कैंसिल हो गए, तो एस द्रव अवस्था में आ गया 40/8, 5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सही है। फिर अगले में चाहिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन, फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की गुप्त ऊष्मा के लिए हमें चाहिए ठोस से द्रव में जब बदल रहा है ये वाली अवस्था, Q2 बराबर MLF। Q2 कितना है? 2 से 10, 8 किलो कैलोरी, बराबर MLF। तो LF की वैल्यू है 800 कैलोरी पर ग्राम, ये कैलोरी पर ग्राम में आएगा। छठा है LV, वेपराइजेशन की, वाष्पन की, तो द्रव से जब वाष्प में बदल रहा होगा, ये वाली अवस्था Q4। तो Q4 बराबर MLV। Q4 कितना है? 14 से 24, 10 किलो कैलोरी, बराबर M कितना है? मास, 10 ग्राम। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहां से आ गई, 0 कैंसिल हो गया, 1000 कैलोरी पर ग्राम। ये आ गया इस सब्सटेंस की। तो इस तरह से ग्राफ की सहायता से हम ये सारी चीजें जो पूछी है ये बता सकते हैं इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद।
अगले क्वेश्चन में दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने पर फिर किस तरह से टेम्परेचर बदलेगा वो देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि कुछ 500 ग्राम पानी को, 500 ग्राम और टेम्परेचर भी लिख रहा हूं साथ में, 20 डिग्री सेल्सियस पानी को 100 ग्राम 80 डिग्री सेल्सियस एक द्रव में मिलाया जाए, तो मिश्रण का अंतिम तापमान ज्ञात करें। बाहर से कोई ऊष्मा देने वाला है नहीं, और इसकी विशेष ऊष्मा जो है द्रव की, वो हमें कुछ बता रखी है, 0.8 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये चीजें हमें बता रखी है। तो क्वेश्चन क्या है कि 500 ग्राम पानी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, कोई द्रव है 100 ग्राम 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो मिलाने पर अंतिम तापमान क्या आएगा मिश्रण का, वो हमें बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो हुआ क्या है इसमें, पात्र के लिए कोई तापमान में वृद्धि है किसी तरह से नहीं ले रहे हम, पानी था या द्रव था, उसके अंदर दूसरा द्रव मिक्स किया, तापमान में अंतर है दोनों में, एक 20 पर एक 80 पर है, तो एक दूसरे में ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का तापमान कॉमन नहीं आ जाए। थोड़ा बहुत भी अंतर हुआ तो ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, तो फाइनली एक कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा। और हम ये मान रहे हैं कि बाहर सराउंडिंग में कोई ऊष्मा नहीं जा रही है ना आ रही है वहां से, तो आइडियल सिचुएशन हम मान के फिर इसको कर रहे हैं। तो हुआ क्या, एक ने ऊष्मा दी, दूसरे ने ली। दी किसने, द्रव ने, ली किसने, पानी ने। तो जो ऊष्मा, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2, बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान 0, एक तो तरीका ये लिख सकते हो। दूसरा ये लिख सकते हो, तुम्हें पता है कि एक ने ऊष्मा दी है एक ने ली है, दोनों इक्वेशन में अंतर है। यहां पे तो हम ये लिख रहे हैं ms डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक। यहां पे हम बोल रहे हैं कि Q बराबर ms डेल्टा टी, लेकिन T जब पानी के लिए लिखेंगे तो T माइनस 20 लिखेंगे, द्रव के लिए लिखेंगे तो हमें पता है उसका तापमान कम हुआ है, तो 80 माइनस T लिखेंगे। फिर वहां पे 80 प्रारंभिक है, T अंतिम है, जबकि डेल्टा टी में क्या लिखते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो इसमें तो ये लिखा हुआ है T माइनस 80, T माइनस 20, लेकिन अगर हमें पता है कि इसका तापमान कम ही होना है, पहले ज्यादा था बाद में कम होना है, तो हम बोलेंगे Q बराबर ms डेल्टा टी में 80 माइनस टी लिख दिया, अगर ये लिख रहे हैं। तो दो सिचुएशन हो गई, या तो Q1 प्लस Q2 बराबर 0, बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान 0 है, इसमें कुछ नहीं सोचना, अंतिम माइनस प्रारंभिक लिखना है। इसमें ये सोच रहा है कि एक ने ऊष्मा दी है एक ने ली है, तब तो दोनों की ऊष्मा का आदान प्रदान मिला के बराबर है, एक ने जितनी दी दूसरे ने उतनी ली। दी है तो हम 80 माइनस टी लिख रहे हैं, ली है तो T माइनस 20 लिख रहे हैं। तो इनमें से कोई सा भी काम में ले सकते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे जब अवस्था परिवर्तन भी होगा बीच में, तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ेगी फिर पूरी। एक तरफ तो हमने ले लिया पानी, एक तरफ ले लिया द्रव, इसका तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस, इसका 80, एक ने ऊष्मा दी है एक ने ली है, और फाइनली दोनों टेम्परेचर कुछ T पे पहुंच गए। तो Q1 कितना, उसने कितनी ऊष्मा दी है, सॉरी ली है पानी ने, M पानी के लिए, S डेल्टा टी अंतिम माइनस प्रारंभिक लिख रहे हैं इसमें, क्योंकि लास्ट में बढ़ गया। इसने ऊष्मा दी है तो M S डेल्टा टी, अंतिम माइनस प्रारंभिक लिखने के बजाय 80 माइनस टी लिख रहा हूं, 80 ज्यादा था, T बाद में कम हो गया, तो इसने ऊष्मा दी है, ये दी हुई ऊष्मा लिखी। वैल्यूज लिखनी है 500, पानी के लिए विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 कैलोरी में, T माइनस 20 बराबर ये कितना है 100 ग्राम, S 0.8 डेल्टा टी 80 माइनस टी। ठीक है, 2 0 कैंसिल होगा इसके, 0.8 डिवाइड बाय 10 बोल दो,
तो पॉइंट भी हटा देते हैं। 50 T माइनस 20, 8 80 माइनस टी, 50T इधर से 8T और उधर जाएगा 58T बराबर इधर रह जाएगा 640 प्लस माइनस का था, इधर आगे प्लस का होगा 10 और 2 0 और 1000। तो यहां से T की वैल्यू आ गई 1640 डिवाइड बाय 58 डिग्री सेल्सियस। डिवाइड करके देख लो कितना का आएगा लगभग ये वैल्यू। तो 29 से और कैंसिल हो जाएगा 820। अब 29 से इसको डिवाइड करें 30 ले लो लगभग, तो 3 6 2 तो इससे 8 टाइम्स ये चला जाएगा, ये फिर बच गया 880 पॉइंट लगभग ये बोल सकते हैं। तो ये आ गया कि इसका फाइनल टेम्परेचर 28.3 डिग्री सेल्सियस आया। इससे ज्यादा ही आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए, आ रही है वो रेंज। इसके ज्यादा पास इसलिए आया क्योंकि इसकी मात्रा भी ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है इससे, और इसकी विशिष्ट ऊष्मा भी इससे ज्यादा है, तो इसलिए ये उतना ज्यादा गर्म नहीं हुआ, लेकिन ये ज्यादा ठंडा यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दो द्रव को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर किस तरह से निकाल। अब अगले क्वेश्चन में भी इसी तरह का पार्ट है, लेकिन उसमें क्या किया है, पात्र को भी इंक्लूड कर लिया। तो क्वेश्चन क्या है कि एक पात्र के अंदर 500 ग्राम पानी या 400 ग्राम पानी 25 डिग्री सेल्सियस पर है। यदि इसमें 500 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस ऊष्माधारिता का एक द्रव 75 डिग्री सेल्सियस पर मिला दिया जाए, तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा। यदि पात्र का जल तुल्यांक 100 ग्राम है, ठीक है, तो पात्र के बारे में भी बताया हुआ है कि एक पात्र के अंदर 400 ग्राम पानी है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो पात्र का तापमान भी 25 ही है। ठीक है ना, दोनों का तापमान बराबर है, पात्र के अंदर रखा हुआ है तो थर्मल इक्विलिब्रियम आ चुका होगा इनके बीच में। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे पात्र में 400 ग्राम पानी है, लेकिन पात्र का भी जल तुल्यांक बता दिया है, मतलब पात्र को भी इंक्लूड करना है टेम्परेचर बढ़ाने में। तो 100 ग्राम जल तुल्यांक मतलब पात्र को 100 ग्राम पानी की जैसे मानना है, द्रव नहीं मानना है। ऐसे नहीं कि पानी की जैसे मानना है तो द्रव अवस्था में है तो ठोस अवस्था में ही, लेकिन उसके जो ऊष्मा में वृद्धि लेनी है वो 100 ग्राम पानी की तरह से ऊष्मा में वृद्धि लेनी है। तो एक तरह से 400 ग्राम तो पानी है ही, पात्र और 25 डिग्री पे तो 100 ग्राम और पानी हो गया, टोटल 500 ग्राम पानी की जैसे हो गया 25 डिग्री सेल्सियस पे। फाइनली दोनों मिला के एक ही टेम्परेचर पे पहुंचेंगे। फिर दूसरी तरफ जो द्रव है वो 75 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन उसकी ऊष्माधारिता बताई है। M और S को अलग अलग बताने के बजाय एक साथ बता दिया है ऊष्माधारिता कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर MS अलग अलग देने के बजाय एक साथ दिया है, ये कैलकुलेशन आसान हो गई, और ये दोनों मिला के पानी की जैसे हो गए 500 ग्राम पानी एक साथ हो गया। तो करना क्या है, तीन चीजें हैं, पात्र,
कितने पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये भी कुछ ऊष्मा लेके जाएगा किसी टी टेम्परेचर पे। फाइनली पानी है, वो भी 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो भी कुछ ऊष्मा लेके जाएगा टी डिग्री सेल्सियस पे। फिर द्रव है, वो 75 डिग्री पर है, वो भी कुछ ऊष्मा लेगा और ऊष्मा देगा और टी पे जाएगा। अब Q1, Q2, Q3 में क्या रिलेशन है? एक तो हम ये बोल सकते हैं, लेकिन ये लिखते टाइम पर क्या करना है? डेल्टा टी मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक। तब ये सोचना ही नहीं है कि टी ज्यादा है टी कम है, ये लिखो। ठीक है, तो इसमें ये काम कर जाएगा। लेकिन यहां पर अभी हम ये बोले कि ऊष्मा दे कौन रहा है, ऊष्मा ले कौन रहा है। तो ये दोनों ऊष्मा लेंगे कम तापमान पे थे, ठीक है, और ये ऊष्मा देगा। ठीक, तो ये रिलेशन है कि इन्होंने ऊष्मा ली, इसने दी। कितनी ऊष्मा ली? तो 100 ग्राम पानी ये है, 400 ग्राम पानी ये है, 500 ग्राम लिख दो सीधा। M S डेल्टा टी अंतिम माइनस प्रारंभिक। सही है, S पानी के लिए लिखा है, पात्र भी पानी की जैसे ही बोल दिया, इसलिए S की वैल्यू तो एक ही हो गई इनके लिए। Q3 M अलग अलग नहीं दे रखा, MS साथ में दे दिया। ये भी वही कैलोरी ग्राम इकाई है, ये भी कैलोरी ग्राम इकाई है। डेल्टा टी, इसमें 75 से टी पहुंच गया, 75 ज्यादा है तो 75 माइनस। ठीक है, तो कैलकुलेशन 500 500 कैंसिल हो गया, टी और इधर गया 2t, 25 इधर आया, 25 और 75 100, तो टी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये फाइनली 50 डिग्री सेल्सियस पे ये मिश्रण पहुंच जाएगा। अब हो सकता है बाद में टेम्परेचर सराउंडिंग में ऊष्मा जाती रहे, उसकी वजह से कम होता रहे, लेकिन मिश्रण में बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं ले रहे हैं तो 50 आ गया। टाइम के साथ साथ कुछ भी हो सकता है बाद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, इसमें बीच में अवस्था परिवर्तन हो रहा है जिसको हमें लेना है अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में यह है कि बर्फ है -10 डिग्री सेल्सियस पर, बर्फ 20 ले लो, -20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ को 30 डिग्री सेल्सियस पर 500 ग्राम पानी में मिलाया जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप व अंतिम अवस्था। बीस डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम बर्फ है माइनस पे, और पानी है 30 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों को मिला दिया। अब मिलाकर अंतिम तापमान कितना होगा दोनों का मिला के, वो हमें देखना है, चेक करना है। अब इसमें देखो, ये तो ऊष्मा लेगा, -20 डिग्री सेल्सियस, ये 30 है, तो ये इसको ऊष्मा देता जाएगा। इसका तापमान बढ़ते बढ़ते हो सकता है 0 आ गया हो, 0 आ गया, और ये अभी भी अगर 30 से 0 नहीं पहुंचा है तो अभी और ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। मतलब अवस्था क्या है कि ये तो -20 पर है और ये 30 पर है, ये इधर से ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये इधर से तापमान कम होता जा रहा है, ये ऊष्मा देता जा रहा था इसको, ये बढ़ते बढ़ते मान लो 0 हो गया, और ये अभी यहीं अटका हुआ है, 10 डिग्री 20 डिग्री ऊपर ही अटका हुआ है। तो अभी भी तापमान में अंतर है इसमें, तो ये और ऊष्मा देगा, भी और ऊष्मा देगा, तो ये और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये बर्फ है, बर्फ ऊपर नहीं जा सकती 0 से ऊपर, तो ये पानी में कन्वर्ट होने लगेगा। सही है, इसने ऊष्मा दी, ये पानी में कन्वर्ट होने लगा। हो सकता है पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाए, ये अभी भी नीचे नहीं आया हो, पूरा 5 डिग्री रहा हो, अभी भी तापमान में अंतर है, अभी भी तापमान में अंतर है, तो ये और ऊष्मा लेगा, ये ऊष्मा देगा, और बीच में किसी तापमान पे आ सकते हैं। तो हो सकता है तापमान 0 से ज्यादा हो, तब तो ये भी पानी में बदल गया। यह हो सकता है कि बर्फ की मात्रा ज्यादा हो, ये पूरा पानी में ही नहीं बदल पाया हो, ये ऊष्मा देते 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 पूरी ऊष्मा खत्म हो गई और पूरे दोनों के दोनों 0 पे आ गए हो, यहाँ पे कहीं अटक गया। मतलब ना तो बर्फ पूरे पानी में बदल पाई
और इसका फ्रीजिंग होना नहीं है क्योंकि 0 डिग्री पे ऊष्मा दे चुका पूरी जितनी देनी है। या फिर हो सकता है अवस्था इससे भी नीचे हो जाए, बर्फ का तापमान ही नहीं बदला हो और ये बर्फ और बन गया हो। तो अलग अलग अवस्थाएं हैं, लेकिन इसमें ऐसे नहीं करेंगे कि फिर अलग अलग मानते हुए कि माना कि ये हो गया फिर कैलकुलेशन, ऐसे नहीं, स्टेप वाइज ही करते जाएंगे अपन। पहले एक तरफ ले लिया हमने -20 डिग्री सेल्सियस बर्फ 100 ग्राम, दूसरी तरफ ले लिया 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी 500 ग्राम। हमें नहीं पता कि पूरा ये 0 पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा 0 पे, मान लेते हैं बीच में पहुंचा देते हैं एक बार। पूरे को नहीं माना है कि फाइनल क्या होगा, हम यहां से यहां तक पहुंचा रहे हैं, पहला स्टेप इसका पूरा कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ कि पहली स्टेप क्या होगी इसकी, ये 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ पे जाएगा, तब तक की ऊष्मा कितनी है कैलकुलेट करते चलो साथ साथ। ये कितनी ऊष्मा m 100, स्पेसिफिक हीट बर्फ की आधी होती है, डेल्टा टी 20 का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये 1000 कैलोरी आ गया। मतलब इसको 1000 कैलोरी मिल गई तो पहुंच गया। अब ये दे सकता है क्या, इधर भी पहली स्टेप पहुंचा दो, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस तक पानी पहुंच सकता है, अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही है, यहां तक Q बराबर ms डेल्टा टी रहेगा। तो m कितना 500 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर में चेंज 30 का, तो यहां पे आ गया 15,000 कैलोरी। इसको चाहिए 1000 कैलोरी, ये दे सकता है 15,000 कैलोरी। मतलब ये तो आराम से इसको ऊष्मा मिल चुकी होगी और ये बीच में कहीं रह गया अभी, समझ में आया ना। यहां तक पहुंचने में तो 15,000 कैलोरी देनी पड़ेगी इसको, लेकिन इसको चाहिए 1000, तो ये क्यों देगा 15,000 पहले, तो पहले इसको 1000 दी, 1000 दी तो ये वाला प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, और ये अभी बीच में अटका हुआ है। सही है, बीच में अटकने का मतलब 30 और 0 के बीच में टेम्परेचर है, ज्यादा है 0 से, इसका टेम्परेचर कितना आ गया 0, ये 0 से ज्यादा, अभी भी तापमान में अंतर है, अभी भी ऊष्मा देगा ऊष्मा। तो ये अगली स्टेप में पहुंचा के देखते हैं। इसकी अगली स्टेप क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी पहुंच जाएगा क्या, Q3 बोल दो। m अवस्था परिवर्तन है L F, m तो कितना है 100, LF कितना होता है 80 बर्फ के लिए, तो ये आ गया 8000 कैलोरी। इसको 8000 कैलोरी चाहिए ये अवस्था परिवर्तन करने के लिए। ये 1000 तो दे चुका, 15,000 थी, 8000 भी आराम से दे देगा, क्योंकि टोटल मिला के तो 9000 ही हुई अभी तक। ये 15,000 देने की कैपेसिटी है, 15,000 देने की कैपेसिटी है, 8000 पहुंचा दी यहाँ पे, लेकिन अभी भी ये पूरा 0 पे नहीं पहुंचा, बीच में अटका हुआ है, और ये वाला प्रोसेस पूरा हो गया। मतलब इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है, लेकिन वो अभी भी ऊष्मा लेके इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है, फेज भी चेंज हो गया उसका, अवस्था भी चेंज हो गई। 9000 जूल चाहिए थी, 9000 दे दी, अगले के पास अभी भी ऊष्मा है, 30 से 0 के बीच में है अभी भी, इसका टेम्परेचर अभी 0 नहीं पहुंचा, 0 से ज्यादा है, वो 0 है, तापमान में अंतर है। अभी ये मत कर लेना कि ये पानी तो मिक्स हो गया, अब क्या मिक्स करके टेम्परेचर ही बताना है, फाइनली मिक्स तो हो ही गया, लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया, तो ये बीच में अटका हुआ है, मतलब टेम्परेचर अभी 0 नहीं पहुंचा, ये 0 पहुंच गया, तो अभी भी ऊष्मा देगा, और ऊष्मा देने पर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये 0 नहीं आ सकता क्योंकि वो 0 हो गया, ये 0 से ऊपर है, दोनों मिला के 0 से ऊपर ही कहीं आएंगे, तो इसको 0 पे ना पहुंचा के किसी T टेम्परेचर तक बोलो। ये तो पूरे हो गए दोनों, लेकिन ये पूरा हो ही नहीं पाया, 15,000 तो ये दे ही नहीं पाया, उससे पहले वो 0 पहुंच गया, 0 से फिर ये ऊपर भी आ गया, ये भी आ गया, तो इसका 15,000 वाला पार्ट पूरा नहीं हुआ। तो फाइनली पता चल गया कि 0 से ऊपर आना है, पानी में ही रहना है, पूरा पानी कन्वर्ट हो गया, और 0 से ऊपर आना है। कितने टेम्परेचर पे आना है, तो इसको Q4 बोल दो, इसको Q1 डैश बोल दो। Q4 मतलब ms डेल्टा टी, m कितना 100, s अब पानी में बदल चुका है, डेल्टा टी कितना T-0, ये Q4 है, और ये Q कितना है m s डेल्टा टी, T पे पहुंच गया तो 30 - T दे रहा है ऊष्मा, इसलिए 30 - T लिखा, तो ये हो गया। तो फाइनली रिलेशन क्या आया, Q2 था ये, Q2 डैश,
Q1 प्लस Q3 प्लस Q4 बराबर Q2 डैश। 1000 प्लस 8000 9000, तो ये दोनों हो गए थे, प्लस 100 टी ये आ गया 100 टी बराबर इधर कितना आ गया 530 माइनस टी। 2 0 कैंसिल कर दो, 2 0, 90 रह गया। इधर से भी वैल्यू आई, उधर ले आएंगे 90 को। 5 टी ये हो गया, 1 टी 6 टी बराबर 15 प्लस 90। ठीक है, तो टी बराबर आ गया 240 डिवाइड बाय 6, 6 लिखा गया, कहीं गड़बड़ हो गई ना, कहीं गड़बड़ हुई। 500 इंटू 30 था, कितना है 240/6 आया ये यहां से, और 240/6 24 40 आया। ये तो गड़बड़ की अपन ने कहीं पे, कैलकुलेशन में देख लें कहाँ गड़बड़ कर रखी है। तो 500 ms डेल्टा टी यहाँ पे, ठीक है। तो 9000 प्लस ms डेल्टा टी बराबर 5530 माइनस टी, 2 0 कैंसिल, सब में कॉमन लेके ये रह गया 90 प्लस टी बराबर 5 थी 15 और माइनस 5 टी 6 टी, ये इधर आके डिफरेंस आएगा, बार बार जोड़ रहे थे अपन, ये आ जाएगा 60, घटेगा नहीं आगे, तो 60 इधर रह गया, तो टी बराबर 60/6 10 डिग्री सेल्सियस इसका फाइनल टेम्परेचर। फालतू में यहाँ पे गड़बड़, तो 10 डिग्री सेल्सियस इस तरह से इसका फाइनल टेम्परेचर। तो ये कब आया, जब बीच में अगर अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो अवस्था परिवर्तन के दौरान इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। तो ये चीज ध्यान रखनी है अवस्था परिवर्तन के दौरान। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि एक पात्र के अंदर पानी है कुछ 40 डिग्री सेल्सियस पर, 100 ग्राम ले लो। अब इसके अंदर से स्टीम पास करवाई, या तो ऐसे बोल दो कि इसके ऊपर से स्टीम पास करवाई, भाप पास करवा रहे, 100 डिग्री सेल्सियस पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसके ऊपर से भाप पास करवाए, तो क्या होगा, ये गर्म होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये बताना है कि इसके अंदर पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी जब इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। पात्र की दीवारों पे नहीं चिपक रही है भाप, हम ये मान रहे हैं कि भाप पानी के अंदर से ही बोल सकते हैं, पानी के अंदर से भाप पास करवा रहे हैं, इस तरह से बोल दो, या तो कि नीचे वॉल्व लगा रखा है और वॉल्व से इसमें से भाप पास करवा दी। तो ये बताना है कि 80 डिग्री सेल्सियस अगर इसका तापमान हो जाए तो पानी की मात्रा कितनी हो गई, होगा क्या, 100 डिग्री सेल्सियस जब इसके कांटेक्ट में आएगा, ये 40 है वो 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस वाला 40 वाले को ऊष्मा देगा तापमान में अंतर के कारण, लेकिन भाप ऊष्मा देने पर टेम्परेचर कम होने से पहले पानी में बदल जाएगा।
अवस्था परिवर्तन होगा, तो जैसे अवस्था परिवर्तन हुआ पानी बना वो तो यहीं रह गया, और जिसने ऊष्मा नहीं दी वो पार करके निकल गई। ठीक है, तो इसलिए इसके पानी की मात्रा बढ़ेगी। तो हम ये मान रहे हैं कि कुछ m जो भाप थी उसने ऊष्मा दी m ग्राम, और जो भी m ग्राम ऊष्मा देगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पानी में, वो इसमें मिक्स कर देंगे बाद में। तो 100 ग्राम में वो जो m ग्राम है वो मिक्स करना है। तो m ग्राम भाप मान लिया, उसने ऊष्मा दी। कैसे दी? Q बराबर, एक तो दी उसने ms डेल्टा टी, सॉरी पहले तो ऊष्मा दी उसने ml, भाप से बदली वो पानी में, फिर पानी में बदलने के बाद फिर उसका टेम्परेचर 80 भी तो आया है, क्योंकि जब पानी के अंदर हो गई तो 80 डिग्री आ गया। ये नहीं बोलना है कि 100 से पहले 40 पहुंच गया और फिर 80 पहुंच गया, 100 से सीधा 80 पहुंचाओ। तो ms डेल्टा टी भी लगा उसके लिए। तो m लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसके लिए होता है 540, m पानी में बदल चुका है 1, तापमान में कमी हुई है यहाँ पे, लेकिन हम लिखते हैं अंतिम, सॉरी 100 माइनस कितने पे पहुंचाना है, 80 पे। ऊष्मा दी है इसने, दी है इसलिए नेगेटिव नहीं लिख रहे, हम बोल रहे हैं पॉजिटिव बना के लिख रहे हैं। तो Q की वैल्यू हो गई 20 m, यहां से आएगा 540, तो 560 m हो गया, ये आ गया। और फिर पानी के लिए, पानी ने यही ऊष्मा ली है, तो Q बराबर m s डेल्टा टी, केवल इसका तापमान बढ़ा है, m 100 s 1 डेल्टा टी 40 से 80 हो गया, तो तापमान में परिवर्तन हुआ 40 का, तो ये आ गया 4000 कैलोरी। सही है। तो Q1 बराबर Q2 है, एक ने ऊष्मा दी है दूसरे ने ली है, तो 560 m बराबर 4000 कैलोरी, जीरो कैंसिल करो तो m की वैल्यू हो गई 400/56, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 7 बार आ जाएगा, तो ये हो गया 50/7 या 7 पॉइंट कुछ 01 ग्राम, ऐसा कुछ वैल्यू है। तो कुल पानी की मात्रा कितनी हो गई? तो कुल पानी की मात्रा हो गई 100 ग्राम, तो ये था ही, प्लस 7.1 ग्राम भाप और आ गया, तो 107.1 ग्राम पानी की मात्रा। तो क्या किया, भाप पास की तो 100 डिग्री पे थी, ऊष्मा देगी इसको, ऊष्मा देते ही पानी में बदलेगी, पानी में बदलते ही पानी की मात्रा बढ़ गई, इसलिए पानी की मात्रा बढ़ा रहे थे। कितनी ऊष्मा दी? पहले तो अवस्था परिवर्तन हुआ, फिर अवस्था परिवर्तित होकर 80 डिग्री तक आ गई, तो अवस्था परिवर्तन करने में भी ऊष्मा दी, यहाँ पे भी ऊष्मा दी है, तो ml और ms डेल्टा टी तापमान में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 100 से 80 20 का, तो इतनी ऊष्मा देगा, इसलिए माइनस नहीं लिख रहे हैं, पॉजिटिव लिख रहे हैं। और जो भी इसने ऊष्मा दी वो पानी ने ली, इसको तो अलग से देख रहे हैं, जो पानी इसके अंदर पहले से था 100, ms डेल्टा टी यहाँ पे लिखा, तो दोनों बराबर आ गए, बराबर से हमने भाप की मात्रा निकाल दी जो पानी में बदली, तो टोटल पानी की मात्रा जोड़ के बता दी 107.1 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।